नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो जैव विकास से संबंधित है। जैसा कि आप बोर्ड पे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक एक करके हमारे शरीर की संरचना, मानसिक संरचना आदि में वृद्धि विकास हुआ है। यानी कि विकास का ये जो क्रम है यही कहलाता है जैव विकास। जैव विकास के संबंध में कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, किस सिद्धांत को हमें अच्छे से पढ़ना है, किस सिद्धांत से हमारे परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैव विकास। जैव विकास को पढ़ने के पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार जैव विकास की परिभाषा या जैव विकास होता क्या है। जैव विकास मतलब जीवों के अंदर होने वाले विकास को कहा जाता है जैव विकास। जैसे आप यहाँ पे दो शब्द देख रहे होंगे, एक लिखा है जैव अर्थात जीव और विकास यानी कि उनके अंदर आने वाले परिवर्तन। ठीक है, एक कोई जीव है, जैसे हम अपनी ही बात कर लेते हैं। हम जब पहले आदि मानव हुआ करते थे तब हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स जो थी वो पाचन की क्रिया में भाग लेती थी। अपेंडिक्स जो हमारे शरीर में सीकम, बड़ी आंत के नीचे छोटे हिस्से के समान संरचना के रूप में देखी जाती है, वो हमारे शरीर में पहले काम में आती थी, बट आज की स्थिति में हम देखें तो हमारे काम में नहीं आती है। ठीक है, तो ये एक अवशेषी अंग के रूप में है। ठीक है, या हम ये कहें कि मनुष्य की पहले पूंछ हुआ करती थी, आज नहीं होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो परिवर्तन हम देखते हैं, इसी परिवर्तन को कहा जाता है जैव विकास। आपने सुना होगा कि लेमार्क के अनुसार ये बताया जाता है कि जिराफ जो है वो पहले छोटी गर्दन और छोटे पैर वाले होते थे, फिर धीरे धीरे जिराफ के शरीर में ऐसे परिवर्तन देखे गए कि जिराफ धीरे धीरे लंबा होता गया और जिराफ की गर्दन और आगे के पैर लगातार विकसित होते गए। तो जीवों के अंदर इस प्रकार से होने वाली जो परिवर्तन की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम कहते हैं जैव विकास। ठीक है, समझ में आया होगा। जैव विकास यानी कि जीवों के शरीर में आने वाला क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। और ये क्रमिक परिवर्तन जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? ठीक है, निम्न कोटि के जो जीव रहेंगे, ठीक है, निम्न कोटि के जीव यानी कि बहुत ही सरल संरचना वाले जो जीव हैं, निम्न कोटि के जीव, उन निम्न कोटि के जीवों के अंदर इस प्रकार के जो क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं, बाद में परिवर्तन के बाद ये एक जटिल संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो होती है वो कहलाती है आपकी जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंतर्गत केवल और केवल शरीर के अंदर आने वाले परिवर्तनों को पढ़ा जाता है। इसके साक्ष्य होते हैं आपके अवशेषी अंग, आपके समवर्ती अंग और समजात अंग। इस प्रकार के जो अंग हैं वो ये बताते हैं कि जैव विकास किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब जैव विकास के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं, इन सिद्धांतों को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैव विकास के संबंध में जो सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। आज हम 4 सिद्धांत को नहीं बल्कि केवल एक सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं, जो कि है लेमार्कवाद। ठीक है, लेमार्कवाद लेमार्क नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको लेमार्कवाद कहा जाता है। जैव विकास के संबंध में जो दूसरा सिद्धांत है वो है डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद जो है वो डार्विन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इसलिए वो डार्विनवाद कहा गया। तीसरा जो सिद्धांत है वो है आपका उत्परिवर्तनवाद। कौन सा है? उत्परिवर्तनवाद यानी कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जो उत्परिवर्तन जैसी घटना पर आधारित है, इसलिए इसका नाम रखा गया उत्परिवर्तनवाद। चौथा जो सिद्धांत है वो है आपका नव डार्विनवाद। ठीक है, नव डार्विनवाद डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद का सम्मिलित रूप है। ठीक है, अब आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते समय आप हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं पहली बॉल जो खेलूं वो ट्रायल हो, है ना। प्रैक्टिस के लिए पहली बॉल अपन क्या करते हैं? ट्रायल खेल लेते हैं। दूसरी बॉल हम वो भी ट्रायल खेल लेते हैं। फिर जब हम कहते हैं कि बस हो गया, बहुत है, अब हम ट्रायल बॉल नहीं डालेंगे, अब रियल बॉल चलेगी, ठीक है, और अपन पहली बॉल पे बोल्ड हो जाएं, तो बुरा लगता है ना कि पहली दूसरी बॉल जो खेली वो ट्रायल बॉल थी, उसमें हमने छक्के मार दिए,
क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बहुत सरल बॉल डाल दी थी। लेकिन तीसरी बॉल जो एक्चुअल में पहली बॉल थी, ट्रायल बॉल नहीं थी, रियल बॉल थी, और उस बॉल पे हम बोल्ड हो गए, तो दुख होता है ना। फिर अगला खिलाड़ी आया और अगले खिलाड़ी को ये पता था कि ये रियल बॉल है और ऐसी स्थिति में हमको संभाल के खेलना है, हमको ट्रायल बॉल नहीं मिलेगी, तो वो ढंग से संभाल के खेलने लगा और मैच यानी कि क्रिकेट का जो मैच था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ मैं आपको? ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लेमार्कवाद जो है वो उस ट्रायल बॉल के समान है जिसको पढ़ते समय बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, लेकिन नंबर काउंट नहीं होंगे। नंबर काउंट नहीं होंगे इसका मतलब ये है कि ये जो लेमार्कवाद है वो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, गलत है, गलत या हम ये कहें अपूर्ण है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए और भी कई वैज्ञानिक हैं जो अपने सिद्धांत को देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लेमार्कवाद के बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो डार्विनवाद है। ये भी अपने आप में सही नहीं है, इसकी भी कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, यानी कि ये जो कहना चाह रहे हैं वो सही बात नहीं है, वैज्ञानिक रूप से उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, बल्कि वो गलत है। तो दूसरी भी ट्रायल बॉल गई, यानी कि वो क्या है, आपकी सिद्धांतिक रूप से गलत बात थी। लेकिन तीसरी बॉल जो है वो है उत्परिवर्तनवाद। अब ये बॉल रियल बॉल है, सही बात है, लेकिन ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो जटिलताएं हैं, जो वैज्ञानिक कारण हैं, वो सही तरीके से प्रूफ नहीं किए जा सकते। लेकिन उनके पीछे का कोई विशिष्ट कारण नहीं है, कहने का मतलब ये है। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को अचानक से इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये अचानक से ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई? अचानक का क्या मतलब है? तो यही एक कारण है जो इस सिद्धांत को क्या कर देता है, रहस्यमयी चीजों में ढाल देता है। लेकिन वो बात सही है, एक एक करके जब हम इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हम इन सिद्धांतों की गहराई को, इन सिद्धांतों की बारीकियों को समझ जाएंगे। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लेमार्कवाद को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, तीन सिद्धांत आए। तीनों सिद्धांतों के आने के बाद पहला दूसरा सिद्धांत गलत साबित हो गया, तीसरा सिद्धांत सही साबित हुआ। लेकिन तीसरे सिद्धांत को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में चौथा सिद्धांत दिया गया जो कि डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद को जोड़कर बनाया गया, इसका नाम रखा गया नव डार्विनवाद। ठीक है, इस जैव विकास के सिद्धांतों से संबंधित आपके समक्ष 3 लेक्चर आएंगे। इस लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं लेमार्कवाद को। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेमार्कवाद। इसके पहले जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो लेमार्कवाद या जैव विकास के संबंध में पृष्ठभूमि थी। अब लेमार्क नाम का एक वैज्ञानिक है जो जैव विकास के संबंध में सिद्धांत देता है, और ये सिद्धांत सबसे पहले दिया गया, इसलिए सबसे पहले पढ़ा जा रहा है। और ये सिद्धांत जो है 1809 में दिया गया। इस सिद्धांत की व्याख्या लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने कब की थी? 1809 में, 1809। अब कोई भी वैज्ञानिक कोई भी किताब लिखता है तब जाके कहीं सिद्धांतों को पब्लिश कराता है। ऐसा है नहीं कि बिना किताब लिखे ये सिद्धांत पब्लिश हो जाएंगे, तो हमें वो किताब भी याद रखना पड़ेगी। 1809 में लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फिलोसॉफी जूलॉजिक। फिलोसॉफी जूलॉजिक। इस बुक के अंदर लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे लेमार्कवाद कहा गया। इस लेमार्कवाद की जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं? मुख्य बातें कुछ अलग नहीं है, व्यवहारिक हैं, आप जानते हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, मैं जैकेट पहने हुए हूं, आपको जैकेट देख कर समझ में आ रहा होगा कि ये सर्दियों के मौसम में लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनना चालू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे सर्दियां खत्म होने लगती हैं, गर्मियां आने लगती हैं, वैसे वैसे हम क्या करने लगते हैं, हल्के रंग के कपड़े और पतले कपड़े पहनने लगते हैं। बरसात आती है तो हम छाता खरीद लेते हैं। अब हम तो चलो ठीक है, जैसे भी अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। जंगल में रहने वाले जीव किस प्रकार से संघर्ष करते होंगे, उस स्थिति को समझने का प्रयास करें। और आज से तकरीबन 10,000, 20,000, 50,000 साल पहले की स्थिति को समझने का प्रयास करें। जैसे एक कोई जीव है जो जंगल में रहता है, जंगल में रहने के साथ साथ वो कई जीवों से अन्य संघर्ष भी करेगा। अगर ये शाकाहारी है तो मांसाहारी जीवों से संघर्ष करेगा।
अगर ये मांसाहारी है तब भी अन्य जीवों से संघर्ष करेगा, नहीं तो इसको कोई ना कोई खा ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के दौरान ये सबसे पहला जो संघर्ष करेगा वो कहां से करेगा? प्रकृति से करेगा। तो लेमार्क क्या बताते हैं? प्रत्येक जीव जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पहली बात क्या कहते हैं लेमार्क कि प्रत्येक जीव, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, आप, मैं, भेड़, बकरी, कुत्ता, भालू, बंदर, जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह जितने भी हैं, वो सब प्रकृति से क्या है? संबंधित हैं, प्रकृति से संबंध रखते हैं, ठीक है, और सीधा संबंध रखते हैं, सीधा संबंध। और दूसरी बात क्या है? ये हम जानते हैं कि प्रकृति की जो दशाएं हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, है ना। स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति की दशाएं परिवर्तनशील होती हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मौसम, तो कभी कुछ मौसम परिवर्तनशील है। तो मौसम जब परिवर्तनशील होगा तो प्रत्येक जीव इस मौसम में अनुकूलन बिठाने के लिए, क्या बिठाने के लिए? अनुकूलन बिठाने के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा, ठीक है। अनुकूलन स्थापित करने के लिए ये संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष के दौरान अपने शरीर के कुछ अंगों का अधिकतम उपयोग करेगा और कुछ अंगों के उपयोग को छोड़ देगा। लेमार्क साहब बताना चाह रहे हैं, लेमार्क साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जीव प्रकृति से संबंध रखता है, सीधा जुड़ाव रखता है, और प्रकृति की जो दशाएं हैं वो परिवर्तनशील हैं। जब प्रकृति की दशाएं परिवर्तनशील होती हैं तो परिवर्तन दशाओं के अंतर्गत प्रकृति के साथ ये जो जीव हैं वो क्या करते हैं? अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अनुकूलन यानी कि अपने आप को प्रकृति से, प्रकृति के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जब अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो इस दौरान वो संघर्ष करते हैं। संघर्ष के दौरान अपने शरीर के कुछ अंगों का क्या करते हैं? कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अधिक प्रयोग करेंगे, जिसके बाद उनके अंदर ये अनुकूलन की जो स्थिति है वो स्थापित हो जाएगी और वो सरवाइव कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो अनुकूलन स्थापित करने के लिए कुछ अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे अंगों का उपयोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे लेमार्क साहब क्या कहते हैं कि उन अंगों के अंदर विकास अन्य अंगों की अपेक्षा ज्यादा होने लगता है, और जब उन अंगों के अंदर विकास ज्यादा होने लगेगा तो उनके अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण पैदा होंगे, कई नए नए लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। उन लक्षणों को लेमार्क साहब नाम देते हैं उपार्जित लक्षण। क्या नाम देते हैं? उपार्जित लक्षण। फिर लेमार्क साहब इसी के अंतर्गत कुछ नई बात बता देते हैं कि लेमार्क ये बोलते हैं कि जब ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, लेमार्क द्वारा बताए गए कौन से उपार्जित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो यही उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। और इस क्रम के लगातार चलते रहने से इन उपार्जित लक्षणों की वंशागति होने से एक नई प्रजाति का जन्म होता है। और लेमार्क इसी क्रम के आधार पर बताना चाहते हैं कि यही क्या है? जैव विकास है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेमार्क साहब एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है लेमार्कवाद। यह सिद्धांत 1809 में देते हैं। अपने द्वारा लिखी गई जो बुक है उसके अंदर इस सिद्धांत को पब्लिश कराते हैं। इस बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है। इस बुक के अंदर लेमार्कवाद जो बताया गया है उसके अंदर मुख्य बातें कौन कौन सी? सबसे पहला कि प्रत्येक जीव प्रकृति से संबंध रखता है, सीधा जुड़ाव रखता है। जुड़ाव रखने के साथ साथ प्रकृति की दशाएं परिवर्तनशील होती हैं, तो उन परिवर्तन के प्रति अनुकूलन स्थापित करने के लिए जीव संघर्ष करता है, और संघर्ष के दौरान अपने शरीर के अंदर कुछ नए अंगों का अधिक प्रयोग करता है, जिससे नए नए लक्षण पैदा होते हैं, जिनको लेमार्क साहब बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और यही उपार्जित लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं तो उन लक्षणों की वंशागति होती है, और वंशागति के बाद एक नई प्रजाति विकसित होती है, जिसे हम कहते हैं लेमार्कवाद के द्वारा दिया गया सिद्धांत, लेमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत लेमार्कवाद, जो कि जैव विकास को समझाता है, ठीक है। अब इतनी बात हुई। इसके बाद लेमार्क एक उदाहरण देते हैं। बोले कि भैया बात तो सारी ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो हम मान लेंगे, लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये एक जिराफ है,
ये कौन है? जिराफ। इसको जिराफ ही मानना। आपको देख के लग रहा होगा ये कौन सा जिराफ बना दिया मैंने। अभी थोड़ा इसको संभाल लो, बात को मान के चलो ये जिराफ ही है ना, घबराना नहीं है कि ऐसा जिराफ कब से होने लगा। अब ये जो जिराफ है ये जमीन में जो घास है उस घास को खाता है, ठीक है। लेमार्क साहब बताते हैं एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि ये जो जमीन की घास है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो इस जिराफ ने क्या किया? इस जिराफ ने जो ऊंची ऊंची झाड़ियां थी उन झाड़ियों को खाने लगा। जो ऊंची ऊंची झाड़ियां थी वो इन झाड़ियों को खाने लगा। तो अब ये जिराफ इन झाड़ियों को खाएगा। तो खाते समय क्या करेगा? अपने आगे के पैर और गर्दन को ऊल कर इस झाड़ी के द्वारा, मतलब ये इस तरीके से ऊल ऊल के क्या करेगा? इसको खाने का प्रयास करेगा। तो जब ऊल ऊल कर खाने का प्रयास करेगा तो इसके आगे के पैर और गर्दन में क्या होने लगेगी? ग्रोथ होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। फिर लेमार्क साहब कुछ दिनों बाद बोलते हैं कि भैया एक समय ऐसा है कि ये झाड़ियां भी खत्म हो गई। तो झाड़ियां भी खत्म हो गई तो अब क्या करें? तो अब इसके बाद लेमार्क साहब बोलते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ थे उन पेड़ों को ये जिराफ क्या करने लगा? खाने लगा। तो जब इन बड़े बड़े पेड़ों को जिराफ खाने लगेगा तो ऐसी स्थिति में उसके आगे के पैर और गर्दन में और ज्यादा क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से समझ लो भाई कि ये है आपका जिराफ। थोड़ा खराब बन गया है बट संभाल लेना बात। तो इस तरीके से लेमार्क ये बताते हैं कि पहले जिराफ छोटा था, फिर जिराफ के बदलते परिस्थितियों के अनुसार जिराफ ने अपने आगे के पैर और गर्दन में क्या किया? अनुकूलन स्थापित किया और वो कूद कूद कर उल उल कर इन झाड़ियों को, छोटी झाड़ियों को, बड़ी झाड़ियों को खाने लगा। और धीरे धीरे उसके आगे के पैर और गर्दन में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई कि वो अन्य की अपेक्षा ज्यादा विकसित हो गए। ज्यादा विकसित होने से अब वो बैठे बैठे लेटे लेटे खा रहे हैं ऊपर की झाड़ियों को, पेड़ों को। तो ऐसी स्थिति में अनुकूलन स्थापित हुआ और उसके बाद जो विकास हुआ वो लेमार्क द्वारा बताया गया जैव विकास था। और इस हिसाब से जीवों के अंदर विकास होता है, लेमार्क अपने इस सिद्धांत से बता देते हैं। बट इस सिद्धांत की अपनी अपनी कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि आप ये समझने का प्रयास करो कि एक लोहार जो है वो लोहे को बार बार ऐसे पीट रहा है तो उसके हाथ जो हैं, बाजू जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी, यानी कि पहलवान टाइप का वो व्यक्ति हो जाएगा। या अपन किसी एक पहलवान को ही ले लेते हैं, वो जिसने जिम करके, जिसमें अखाड़े में जाके जिसने अपनी बॉडी बना ली है, तो क्या उसके बच्चे जब जन्म लेंगे तो अखाड़े में जाए बिना अपनी बॉडी को बना बनाए लेके आएंगे? नहीं ना, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये हो ही नहीं सकता कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई है कूद कूद के तो उसके बच्चे की गर्दन भी लंबी आए बिना कूदे, है ना। तो क्यों? क्योंकि विज्ञान ये बताता है कि इस प्रकार के जो लक्षण हैं इनको हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। यानी कि जब आपके सोमेटिक कैरेक्टर की बात होती है, यानी कि आपके शरीर से जुड़े हुए जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते। फिर कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं? तो विज्ञान के अनुसार ये बताया गया है, आगे चल के हम आनुवंशिकी पढ़ेंगे तो वहां ये समझेंगे, जो हमारे जनन द्रव्य से संबंधित लक्षण होते हैं केवल वही लक्षण ट्रांसफर होते हैं, सोमेटिक यानी कि कायिक लक्षण ट्रांसफर नहीं होते। और ये कायिक लक्षणों के ट्रांसफर की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत असफल रहा। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार ये इसको प्रारंभिक रूप से मान्यता दी गई। क्यों? क्योंकि 1865 या अपन ये कहें सन 1900 के द्वारा मेंडल के सिद्धांतों के प्रकाश में आने के बाद हमें ये पता चला कि मेंडल जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनन द्रव्य में हुए परिवर्तन या जनन द्रव्य में होने वाले लक्षणों का ही क्या होता है? वंशानुगति होती है, जबकि अन्य लक्षणों की वंशानुगति नहीं होती। और ये जो सिद्धांत दिया गया है वो कब दिया गया है? आपका 1809 में। और ये जो बात हो रही है अपनी लेमार्क से 100 साल आगे की बात हो रही है, क्योंकि लेमार्क ने 1809 में सिद्धांत दिया है, जबकि मेंडल के द्वारा दिए गए सिद्धांत जो 1865 में आए, फिर बाद में इनको फिर से रिपब्लिश कराया गया मेंडल वॉक के नाम से 1900 में। तब हमें ये बात वैज्ञानिक रूप से पता चली। तो तब तक इन सिद्धांतों को सही मान लिया गया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, ठीक है। फिर इसकी आलोचना की गई। सबसे ज्यादा आलोचना करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था बीचमैन। उन्होंने क्या किया? चूहों की पूंछ काटना चालू कर दी।
चूहों की पूंछ काटते 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 काटते, मतलब उन्होंने एक चूहा लिया, चूहिया ली, दोनों की पूंछ काट दी, दोनों का क्रॉस कराया, और फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए उनकी भी पूंछ काट दी, फिर औरों के भी पूंछ काट दी, पूंछ काट के फिर क्रॉस कराया। लगभग 20-25 जनरेशन तक उन्होंने सबकी पूंछें काटी, चूहे हो या चुहिया हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, चूहे चुहिया में बच्चे बुढ़े सबकी पूंछें काटते 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 उन्होंने देखा कि अभी भी चूहों की पूंछ आ रही है। और जब इस प्रकार के लक्षण ट्रांसफर होते ही नहीं है, तो जब ट्रांसफर नहीं होते हैं तो फिर पूंछ क्यों आ रही है? तो इस आधार पे बीजमैन इस सिद्धांत की क्या कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके अपन इसको एक बार रिवाइज करके पढ़ लेते हैं कि क्या संबंध है इन सब चीजों से। जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल में अत्यंत सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं, उन अत्यंत सरल और निम्न कोटि के जीवों के अंदर जो विकास होता है, उसी विकास क्रम को क्या कहा जाता है, जैव विकास। ठीक है, यहां से आपको ये चीजें नोट डाउन करने का मौका मिलेगा, एक एक करके चीजें नोट कर लेना, जिससे क्या रहेगा, आपको लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जैव विकास के संबंध में 4 सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, एक था लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा उत्परिवर्तनवाद और चौथा नव डार्विनवाद, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई यानी मुख्य रूप से जो पढ़ा गया वो था लेमार्कवाद। अब लेमार्कवाद जो सिद्धांत है वो कब दिया गया, लेमार्क के द्वारा 1809 में दिया गया। ये साइड में आपको लेमार्क वैज्ञानिक भी दिख रहे होंगे। ठीक है, इस सिद्धांत को देने वाले जो लेमार्कवाद हैं वो किस बुक के अंदर इसको पब्लिश कर रहे हैं, तो फिलोसफी जूलॉजिक नाम की एक बुक लिख रहे हैं, उसके अंदर इस सिद्धांत को पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं, इन 4 बातों पे आपको विशेष रूप से याद रखना है, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कि वातावरण से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव का सीधा संबंध होता है, वातावरण प्रत्येक जीव पर क्या डाल रहा है, सीधा प्रभाव डाल रहा है, जिससे अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग बढ़ता जा रहा है, कुछ का अनुप्रयोग जो है वो कम हो रहा है, कुछ का बढ़ रहा है, जिससे नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, जिन्हें लेमार्क क्या नाम दे रहा है, उपार्जित लक्षण नाम दे रहा है। ठीक है, इन उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर होने के बाद एक नई जनरेशन को जन्म देते हैं, यानी कि एक नई पीढ़ी का विकास करते हैं, जिसे लेमार्क साहब कहना चाहते हैं कि बस यही जैव विकास है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, तो देखो उदाहरण आपको स्पष्ट नजर आएगा। पहले जिराफ ऐसा था, मैंने जो बनाया वो और खतरनाक बन गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाएंगे। ये है आपका छोटा जिराफ, घास खा रहा है, घास खत्म हो गई तो झाड़ियाँ खा रहा है, छोटे छोटे पेड़ खा रहा है, फिर उसके बाद बड़े पेड़ खाने लगा, और ऊल ऊल के इसने अपनी गर्दन और आगे के पैर इतने लंबे कर लिए हैं कि वो जमीन पे बैठे बैठे भोजन कर सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर बताने वाला जो सिद्धांत है वो लेमार्कवाद है, और लेमार्कवाद को बताने वाले वैज्ञानिक लेमार्क हैं। ठीक है, फिर इनकी आलोचना की गई, तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति की बात तो कही, परंतु इसे स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि कौन से लक्षण वंशानुगत होंगे, किस प्रकार के लक्षण ट्रांसफर होते हैं, इस बात को ये बताने में क्या रहे, असमर्थ रहे। ठीक है, फिर लेमार्क की अगली आलोचना सबसे ज्यादा देखा जाए तो बीजमैन नाम के वैज्ञानिक ने की। उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछें काटी, चूहे चूहिया दोनों की पूंछें काटी, दोनों के बीच क्रॉस कराया, उसके बाद भी चूहों की जो पूंछ है वो आ रही है, पूंछ बिना पूंछ वाले चूहों की उत्पत्ति नहीं हुई, यानी कि पूंछ वाले चूहों की ही उत्पत्ति हमेशा हो रही है। तो इस आधार पर ये बताते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति नहीं होती। जब वंशानुगति होती ही नहीं है तो सिद्धांत फेल हो गया। इस आधार पर बीजमैन ने बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति तभी संभव है जब वह माता पिता के जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म से उत्पन्न हो, ना कि काय द्रव्य यानी कि सोमेटिक जो कैरेक्टर हैं, यानी कि सोमेटिक प्लाज्म जो है उससे संबंधित होने पर वो लक्षण ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये इतना सा सिद्धांत था लेमार्कवाद। इसके बाद अगला सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डार्विनवाद, जो हमारी मुलाकात अगले लेक्चर के साथ होगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस प्रकार के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।